एक प्रोड्यूसर था, मेरे थप्पड़ खाया था मेरे से। ओह माय गॉड। उसने कुछ बदतमीजी करी थी। हाँ, इंडस्ट्री में ऐसा कुछ लोग डरते थे कि स्मृति सिन्हा की डैडी ऐसे हैं, तो ऐसा इंडस्ट्री वाले किसी से नहीं डरते। आप ये मत बोलिए कि मैंने इंडस्ट्री के लिए कुछ किया है। कोई नहीं किया है, किसी ने नहीं किया, अपने लिए करता है। सब अपने लिए अपने किया है। फायदे के लिए आपने करता है। अपनी लाइफ में कोई झंडा गाड़ा है। Yes. फिल्म ऐसा है ना कि मुझे सबसे ज्यादा मजा फिल्म ही करने में आता है। नहीं, फिल्में नहीं आ पा रही हैं ऐसा तो नहीं कहेंगे हम, बल्कि मुझे अभी लगता है कि अब भोजपुरी का जो प्रेजेंट सिनेरियो अभी हुआ है, अब क्या है ना, देखिए अभी अब रील का जमाना आ गया। अब जब सिंगल थिएटर्स बंद हुए जहाँ पर हमारी फिल्में लगा करती थी, तो थिएटर ही नहीं है, प्रोड्यूसर कहाँ फिल्में रिलीज करेंगे। घर में भोजपुरी हम पापा मम्मी से देखे बताया, कहें कि भोजपुरी हमारी भाषा नहीं है, हमारी इंडस्ट्री है, तो यहाँ हीरो को लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। Yes. और और हीरोइन को याद नहीं रखते। हीरो ओवरनाइट एक्सेप्ट हो गए थे, और उनको लोग मतलब हर किसी के जबान पे खिसारी जी। मैं अगर भोजपुरी में गाने सुनती हूँ तो मेरी एक फिल्म का गाना था देवरे पे बलवा डोले का, रुकवा सलोना, वो गाना सुनती हूँ। नहीं, क्या होता है ना, हम पैसे सही जगह पर अगर डालें तो मुझे लगता है कि अच्छी फिल्में बन जाएंगी। Yes, yes. वही हाँ, क्योंकि आप मेकिंग में फिल्म में पैसे नहीं डाल रहे हैं, हाँ। आप मेकिंग में डालो। Yes, right. तो दुबई में के लोग भी बहुत सारे भोजपुरी भाषी हैं, वहाँ मैं राम कथा सुनकर आ रही हूँ। भोजपुरी हमारी कर्म भाषा बा। तो मातृभाषा जेबा उबा अंगिका। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का दोस्त मैं मनोज अर्पण। आज जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं कोई नाम के मोहताज नहीं है कि बहुत से भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्म आई है, सुपरहिट फिल्म रही है, सुपरहिट एल्बम रहे हैं, और भोजपुरी का कोई ऐसा कलाकार नहीं है सुपरस्टार कि जिसके साथ मैंने काम नहीं किया हो। आज मेरे साथ स्टूडियो में वॉइस इम्प्रेस चैनल पे मेरे साथ बैठी हैं स्मृति सिन्हा जी। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ मनोज जी। मुझे देख रहे सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो स्मृति जी, हम लोग जर्नी से स्टार्ट करते हैं जी। कि आपका एजुकेशन भी बहुत अच्छा रहा है, पढ़ाई लिखाई, तो आप फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आपका आना हुआ? थोड़ा जर्नी स्टार्ट से। फिल्म इंडस्ट्री एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री मुझे बुला रही थी। यही कहूँगी, बिकॉज मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार हूँ। Yes, तो बिहार में ही जन्म हुआ, बिहार में ही पढ़ी लिखी, कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ी। Okay. और भागलपुर में मैंने अपने जो आप कह सकते हैं 10th स्टैंडर्ड और ग्रेजुएशन तक हमने वहाँ भागलपुर में ही किया है। Okay. तो वहाँ से जब मैं MBA करने के लिए आ रही थी तो मुझे मैंने बहुत सारे जगहों के लिए ये किया था, ट्राई किया था, बट मुझे मुंबई से ही कॉल आया। कॉल लेटर मेरा मुंबई से आया था, तो मुंबई ने मुझे कॉल लेटर देकर बुलाया है। तो मुंबई में मतलब उस समय आपको कॉल आया, पढ़ाई के लिए कॉल आया था? जी, उस समय तो आप MBA के लिए कॉल आया। फिल्म इंडस्ट्री या एक्ट्रेस के बारे में सोचा भी नहीं रहेगा? नहीं सोचा। तो आप मुंबई में आए, फिर आप कैसे एडमिशन हुआ, क्या हुआ फिर? नहीं, एडमिशन क्या हुआ कि फर्स्ट जो लिस्ट था, तो सेकंड लिस्ट आने में फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, तो आई हैड टू वेट। और उस वेट वाले टाइम पीरियड में ही जो है मेरी मुलाकात एक कह सकते हैं कास्टिंग डायरेक्टर से हो गई, और उन्होंने मुझे एक मॉल में स्पॉट किया और उन्होंने उधर ही मुझे पूछा कि क्या आप एक भोजपुरी फिल्म में आपकी ज़रूरत है तो क्या आप कर सकती हैं। मुझे उस टाइम पे सच में नहीं पता था कि भोजपुरी में फिल्में भी बनती हैं। ओह माय गॉड। हाँ जी। तो मैंने फिर उनको मना कर दिया, बिकॉज मैं जानती हूँ जैसे माहौल से और जैसे घर से मैं आती हूँ, यहाँ पढ़ाई लिखाई और बीइंग कायस, तो आपको पता ही है कि हम लोगों में ऐसा होता है कि एकदम पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा जोर होता है। तो अभी मैं तो डर के मारे कि मम्मी पापा सुनेंगे तो आउट एंड आउट मुझे रिजेक्ट ही करने वाले हैं इस चीज के लिए। मैंने उनको वहीं पर मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला नहीं, एनी केस आप अपना माइंड चेंज करते हो तो यू कीप माई कार्ड। तो उन्होंने अपना कार्ड मुझे दे दिया था। अच्छा। फिर मैं आकर वापस, अब मन में तो ये बात है कि अरे वाह इतना अच्छा मुझे मौका मिला है, तो मैंने अपने रूममेट्स को और अपनी जितनी फ्रेंड्स हैं उन लोगों को बुलाया, उनको बताया ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि यार गो फॉर इट, किसी को मिलता नहीं है, तो सामने से मिल रहा है, ऑडिशन देना पड़ता है, व्हाई नॉट। हाँ, तो फिर मैंने बोला नहीं यार, मम्मी पापा मुझे घर से निकाल देंगे। उसके बाद फिर वह नहीं,
फिर मम्मी पापा को बताया, हाँ। ऑब्वियसली वहाँ पर यही होना था कि नहीं करना है। फिर पापा ने अपनी फ्रेंड सर्कल में ये बात छेड़ी। उन्होंने फिर उनको समझाया कि नहीं, क्यों नहीं, अगर वो वहाँ पर उसको एक मौका मिल रहा है तो तुम्हें गिव इट अ ट्राई। अच्छा, पापा के फ्रेंड ने समझाया पापा को, कन्विंस किए। जी। Okay. जब वो लोग होता है ना कि आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई बोलता है तो आपको वो कन्विंसिंग लगता है, तो फिर पापा ने बोला ओके चलो, बस उनको ये बोलना कि हमारे जो शूटिंग के टाइम पे फैमिली मेंबर कोई रहेंगे साथ में। ओके फाइन, एंड दे वर आल्सो फाइन विद दैट। तो फर्स्ट मूवी मुझे रंगीला बाबू ऐसे मिली थी। ओके, मतलब फाइनली पापा मान गए। हाँ, पापा मान तो फिर पढ़ाई जो था वो बीच में ब्रेक हुआ कि क्या हुआ फिर वहाँ से? हाँ, इनफैक्ट आप कह ही सकते हैं ब्रेक हो गया, बिकॉज हम लोगों को फिर वहाँ पर पढ़ाई करने का तो मौका मिला नहीं। उसके बाद मुझे मैं फिल्में करती गई, और फिल्म करने के बाद ऐसा हो गया ना कि रिलीज तक मैंने दूसरी कोई फिल्म की नहीं, बिकॉज मैं एकदम नई थी, बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के, और मैं किसी को नहीं जानती थी इस इंडस्ट्री में। तो वो एक तरह से मतलब एक चांस तो मिला था, लेकिन उसके बाद स्ट्रगल स्टार्ट हुआ मेरा। तो पहली फिल्म तो आसानी से मिली, उसके बाद फिर संघर्ष भी चालू हो गया। मेरा जो संघर्ष है वो फिल्म मिलने के बाद चालू हो गया। यस। तो उस टाइम पे और एकदम ऐसी पतली दुबली थी, तो लोग कहते थे कि हीरोइन की बहन का रोल कर लो, हीरो की दोस्त का रोल कर लो। तो मैं कहती थी नहीं, मैं नहीं करूंगी। अगर पहले मैंने हीरोइन कर लिया है तो अब मैं कैसे टॉलरेट करूं। तो वो होता है ना, बिरयानी खाने के बाद चावल का मजा नहीं। और इंडस्ट्री में खास करके ऐसा बना भी है कि अगर कोई आपने छोटा रोल कर लिया उसके बाद दिन बड़ा में बहुत मुश्किल होता है। जो बड़ा कर लिया उसमें छोटा, ऑब्वियसली पहले मेरा ब्रेक अगर मुझे पहले एज अ हीरोइन मिला है तो मैं क्यों अपने आप यस तो उस चक्कर में अच्छे का वेट कर रहे थे आप। जी, उस चक्कर में ना 1 साल निकल गया। ओह माय गॉड। और 1 साल मैं किस साल की बात है ये? मुझे इतना ईयर नहीं याद है, बट हाँ ये है कि उसमें हर दिन विदाउट फेल मेरी मॉम मुझे कॉल करती थी और यही समझाती थी, बेटा MBA कर ले। हो गया, तुझे फिल्म करनी थी, फिल्म हो गई, रिलीज भी हो गई, हमने देख भी ली, सबने बहुत तारीफ की। अब एक काम कर, अब तू फिल्म छोड़ दे, अब तू जॉब कर ले। और मैं एकदम ऐसे थी कि नहीं यार मम्मा प्लीज ऐसे मत करो। उनको रोज मनाती थी, रोज वो मुझे इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती थी कि अब तुम जॉब कर लो, अब तुम MBA कर लो। बट वन फाइन डे फिर ऐसा हुआ, कहीं मम्मी के दिमाग में ऐसा घूमता हो कि मेरी बेटी पढ़ लिख के MBA वगैरह कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, तो हो सकता है अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं, तो ऐसा उनके माइंड में चलता होगा। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मुझे ना एक लैबोरेटरी, बिकॉज मैं बायोटेक से मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो एक लैबोरेटरी से मुझे जॉब ऑफर भी था। मैंने उसको भी मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, अभी पहले MBA के चलते उसको मना किया था, और अब MBA छोड़ दिया मैंने एक्टिंग के चलते। तो आई जस्ट एक्सेप्टेड द लाइफ एज इट केम अक्रॉस। तो उसके लिए फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जब ईश्वर ने खुद मुझे बोला है कि नहीं ऐसा ही इस पथ पे चलो, तो मैं फिर अपना रास्ता नहीं बदलती। फिर आप चलते गए जी। फाइनली फिर सेकंड फिल्म कब मिला और किसके साथ मिला? ओके, हमारा ये मेरा क्या हो रहा था ना कि उस टाइम पे मैं ऑडिशंस बहुत देती थी, क्योंकि अब और कोई काम था नहीं और एक्टिंग करनी है और एक्टिंग में अपना बेस बनाना है। तो आई यूज्ड टू पैक माय बैग्स और मैं ऑडिशंस देती रहती थी। यहाँ तो चलते ही रहते हैं। तो मैंने सीरियल किया, फिर मैंने 9X के लिए एक सीरियल किया, फिर मैंने सिनेविस्टार्स का शो किया सोनी के लिए। तो इन सब चीजों में फिर ऐसा हुआ कि मैं इधर नहीं तो इधर बढ़ती गई। सीरियल फिर वो हिंदी सीरियल था? हाँ जी, हिंदी सीरियल्स थे। मैंने फिर एक लगातार बहुत सारी सीरियल्स किए। मैंने स्टार प्लस के लिए विदाई किया, सोनी के लिए वक्त बताएगा कौन अपना कौन पराया किया, फिर सोनी के लिए एक और शो किया हमने, 9X के लिए किया जय मां वैष्णो देवी। तो ऐसे मेरे ना फिर सीरियल्स में मेरे वो खुल गए रास्ते। तो मैंने बोला ओके इट इज गोइंग वेल। अगेन फिर मुझे सेकेंड फिल्म एक भोजपुरी की बन रही थी, शादी ब्याह। हाँ, तो उसमें एक हीरो नया था, लेकिन वो फिल्म बहुत प्यारी बनी थी। अच्छा, फैमिली ड्रामा, प्रॉपर फैमिली ड्रामा, और बहुत मन से बनाई गई थी वो फिल्म। वो फिर मुझे मिली तो वो किया मैंने।
अगेन फिर मैं अपने सीरियल्स में वापस ये हो गई, क्योंकि क्या होता था एक फिल्म करने के बाद जब वापस आओ तो भी उतना कुछ खास ये नहीं बना था, मेरा बेस इम्पैक्ट नहीं पड़ता था, इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता था, और क्या बहुत सारे लोग मुझे जानते नहीं थे। तो जब इंडस्ट्री में लोग मुझे जानेंगे ही नहीं तो मुझे कास्ट कैसे करेंगे, राइट, ऐसा था। फिर मुझे मेरी तीसरी फिल्म मिली, उस समय मैं विदाई कर रही थी, तो फिर आलोक जी का कॉल आया था एक फिल्म के लिए जो थी दिल ले गए लोढ़निया वाली। तो मैं अपने डेट्स की वजह से वो फिल्म नहीं कर पाई। अच्छा। तो वो बात उधर ही खत्म हो गई, ये ठीक है चलो। बट मुझे तीसरी फिल्म मिली प्यार बिना चैन कहाँ रे, वो थी पवन जी के साथ। अच्छा। तो वो फिल्म हमने की और शूटिंग वगैरह भी बहुत अच्छे से सब कंप्लीट हुआ। अगेन जो थोड़े बहुत लोग, फिर मेरे एक सर्कल फिर से मेरा बना कि चलो भाई कुछ लोग जान रहे हैं कि पवन जी के साथ पीक पे रहेंगे तो पवन जी अभी मुझे उतना ज्ञान नहीं था उस टाइम पे भी कि पीक पे कौन चल रहा है क्या मुझे तो ये भी नहीं पता था वो है कौन। तो ठीक है, हमने कर ली फिल्म। उसके बाद फिर वापस मैं अपने सीरियल वाली दुनिया में आ गई, और फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि जो मेरी फर्स्ट फिल्म थी रंगीला बाबू, उसमें मनोज सिंह टाइगर जी थे, दिनेश जी थे। तो उन लोगों को ये बात याद थी कि स्मृति सिन्हा करके एक लड़की है। हाँ। तो उन्होंने, मनोज जी ने अपनी एक नई फिल्म का मुहूर्त कर रहे थे वो, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मेरे मुहूर्त में आइए आप। मैंने कहा ओके, मुहूर्त में गई। देन वहां पर मुझे लोगों ने देखा, तो वो लोग कास्टिंग कर रहे थे उस समय सालन चले ससुराल की। हाँ जी, खेसारी जी वाली। तो वहां पे मुझे स्पॉट किया लोगों ने, तो ये लड़की कौन है, ये लड़की कौन है ऐसा हो गया था। तो फिर बताया गया कि नहीं, शी हैज डन 2-3 फिल्म्स और अभी सीरियल्स कर रही हैं। देन चीजें फिर एवरीथिंग फॉल इनटू स्पेस, और फिर हमने एक फिल्म की तो वो ब्लॉकबस्टर हुई। इस आएंगे सालन से ससुराल जो फिल्म थी आपकी खेसारी जी के साथ, खेसारी जी की पहली फिल्म थी। हाँ, उनकी पहली फिल्म थी, मेरी वो 4th फिल्म जी, और वो फिल्म बहुत हिट हो गई जी, सालन चले ससुराल। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा खेसारी जी के साथ में, फर्स्ट टाइम काम किया आपने? बहुत अच्छा था। खेसारी जी सीख रहे थे। हाँ। और ऑफ कोर्स उनके अंदर मुझे ये चीज हमेशा से अच्छी लगी। हाँ। कि एक तो वो कि वो फर्स्ट डे से बहुत मैच्योर अपने आप को वो ना एज अ हीरो एक्सेप्ट कर चुके थे। yes. बाकी कोई करे ना करे उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट किया हुआ था फर्स्ट डे से कि मैं तो हीरो हूँ। वो एक कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। yes. वो एक चीज मुझे अच्छी लगी थी उनके अंदर। और दूसरी बात ये अच्छी लगी थी कि उनके अंदर मेहनत करना और सीखने की ललक हमेशा से yes. कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, सीखना है। तो कहीं ना कहीं इस चीज के कारण जो है वो मे बी आज जहाँ है वो इसलिए है। नहीं, मैं खेसारी से मिला था, साथ में फर्स्ट मुलाकात हुई थी मनोज तिवारी जी के मारा है 172 में। तो इसे बैठे थे, मैं उसमें मैगजीन के लिए काम कर रहा था। अच्छा। मेरी मैगजीन आती थी साइमिक मंथन और ये सब, बहुत फ्रीलांसिंग जर्नलिस्ट करता था, फोटोग्राफी कर रहा था। मैं उस समय एक्टिंग के बारे में नहीं सोचता था। तो मिले थे, बहुत अच्छे थे। उसमें बहुत दुबले पतले थे और बाल बहुत, विकास जी मुझे बुलाए थे वहाँ पे। तो हम लोग 2003-4 से भैया के साथ रहते हैं, मनोज तिवारी जी के साथ में। तो उसके बाद फिर आपका जोड़ी चल पड़ी एकदम। खेसारी जी की स्मृति सिन्हा एकदम छा गए एकदम उस समय, मैं देखा। अच्छा, एक थोड़ी अजीब सा किस्सा है थोड़ा, ये कि कई बार ऐसा होता है ना कि लोग, जैसे अभी मैं कहना चाहूंगी हमारी इंडस्ट्री है तो यहाँ हीरो को लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। yes. और हीरोइन को याद नहीं रखते हैं। वो टाइम वो उस समय चल रहा था, हीरो ओवरनाइट एक्सेप्ट हो गए थे। और उनको लोग मतलब हर किसी के जबान पे खेसारी जी। उसके साथ एक लड़की आई, तो मुझे वो बहुत खटकता था। मुझे लगता था यार ये क्या बात हुई, स्मृति सिन्हा इज एन इंडिविजुअल। और लोग मुझे मेरी इसमें क्या गलती है अगर आप मेरा नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकते तो मुझे यही बताया जाता था कि अरे वो स्मृति नाम बड़ा क्लिष्ट है, इसलिए लोग ना प्रोनाउंस नहीं कर सकते। नॉर्मल नाम होता है जैसे तो पूजा काजल ऐसा कुछ होता तो लोग एक्सेप्ट कर लेते, लोग जल्दी याद कर लेते। मैं कहता तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है मुझे लोग कब ये करेंगे। तो फिर मैंने एक शो किया महुआ का, वो था नाच नचैया धूम मचैया। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा फायदा मुझे ही हुआ उस शो का,
क्योंकि जिस मोटो के साथ मैं गई थी, मुझे डांस मतलब बहुत शौक था। मैंने डांस भी बहुत अच्छा सीखा। मैंने अपना अच्छा अपनी एक जगह बनाई, लोगों को पता चला कि स्मृति सिन्हा क्या है, कौन है। और एक अच्छे लंबे समय तक तो इंडस्ट्री के एक एक बंदे ने नई करके भी सबने देखा। तो एटलीस्ट अब लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्मृति सिन्हा कौन है। अच्छा, दूसरी बात मैम कि आप जिस बैकग्राउंड से आई जी, तो एक्टिंग से मुझे लगता है कोई लेना देना था फैमिली में नहीं? बिल्कुल। और एकाएक स्मृति सिन्हा भोजपुरी के दिलों पे राज करना, छाप छोड़ना, ये कैसे आपको नेचुरल एक्टिंग आपके अंदर उत्पन्न हो गया? उसका कुछ कैसे हुआ? मतलब क्या आपने अपने आप को तैयारी की या कुछ कॉन्फिडेंट लेवल कैसे आया? क्योंकि बहुत लोग हैं आर्टिस्ट करके आते हैं या कोई ड्रामे नाटक वगैरह करके आते हैं या स्कूल में परफॉर्मेंस करते हैं, पर आपके अंदर नेचुरली एक्टिंग आ गया और कैमरा फेस करना क्राउड के बीच में बहुत बड़ी बात होती है। तो वो कॉन्फिडेंट कैसे बिल्ड हुआ आपके अंदर? एक्टिंग पता नहीं, मुझे ऐसे तो मतलब मैंने कोई कोर्स किया नहीं, लेकिन जब मैंने फर्स्ट फिल्म के लिए भी कैमरा फेस किया तो मुझे कहीं से डर नहीं लगा। हालांकि पहली बार मैंने देखा था, इतना बड़ा उस समय तो और रोल का जमाना था, तो बड़े बड़े कैमरेज होते थे, तो आई वाज सो एक्साइटेड जब मैं फर्स्ट डे गई थी। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट होगा। और मेरे जो ऑडियंस हैं उनके लिए तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो हम ब्लेस्ड हैं कि वो हमारे ऑडियंस हैं। बिकॉज अगर ऑडियंस हमें एक्सेप्ट नहीं करे, चाहे जैसे भी करे हो, चाहे वो मुझे एक्टिंग में एक्सेप्ट करे या डांस में करे या लुक्स में करे, लेकिन बहुत प्यार दिया है मुझे ऑडियंस ने, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको एकदम गॉड गिफ्टेड ही एक्टिंग प्राप्त हो गया कि स्मृति सिन्हा जी सीधा आई और सीधा फिल्म में और बिना डर बिना भय के एक्टिंग कर दी और सुपरस्टार भी भोजपुरी में हो गया, भोजपुरी के दिलों पे राज भी कर दी। खैर स्मृति सिन्हा जी, एक बात और है कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर बहुत से एक्टर्स हैं, अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, पर मैं जहाँ तक मैं रिसर्च किया हूँ कि आपका क्वालिफिकेशन औरों के साथ थोड़ा हाई है, और हाई होने की वजह से अगर स्मृति सिन्हा जी अगर एक्टर ना बनती तो स्मृति सिन्हा जी क्या होती? अगर एक्टर्स ना होती तो क्या करती रहती है अभी? एक तो अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो जैसा मैंने बताया MBA करने आई थी, तो मे बी किसी तो बड़े कंपनी में होती, और अगर वो भी नहीं हो पाती तो तो मैं एक साइंटिस्ट जरूर होती, बिकॉज बायोटेक से मैंने ग्रेजुएशन किया था। तो वो बेस, क्योंकि मैं इस चीज के लिए ना खुशकिस्मत हूँ मैं, जो मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। उन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा है कि हम किसी भी सिचुएशन में हो तो हम अपने आप को संभाल सकते हैं, इतना तो बना दिया है उन लोगों ने। तारीफ बनता है पेरेंट्स के, कि ऐसे पेरेंट्स, फादर मदर हर इंसान को मिले। बिल्कुल, मैं तो चाहूंगी कि मेरे पेरेंट्स जैसे हर किसी के पेरेंट्स हों, क्योंकि सपोर्ट बहुत ही एक ये होता है लाइफ में, टर्निंग पॉइंट होता है। बिना सपोर्ट के कोई आगे नहीं जा सकता है, और वो सब पहला सपोर्ट अपने फैमिली से ही स्टार्ट होता है। हाँ जी। देन कोई बाहर का कोई करेगा नहीं करेगा डिपेंड, बाहर का कोई करे ना करे जी, अगर अपनी फैमिली अपने साथ है ना तो आप दुनिया जीत सकते हैं। बिल्कुल। और आपके जीवन में स्मृति सिन्हा को इतना स्टारडम पाने के बाद क्या ऐसा कुछ रह गया कि खटकता हो कि यार ये किया होता, ये किया होता, कभी सपने में आता हो, तो वो चीज़ क्या है? नहीं, सपने में तो चलिए खटकती चीज़ें ये हैं कि जो मुझे जैसे हिंदी फिल्म में या हिंदी वेब सीरीज अभी जैसे आ रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर अपने आप को कहीं ना कहीं देखना चाहती हूँ। अच्छा, ऑफ कोर्स, और कर लूँगी मैं, क्योंकि चीज़ें हो रही हैं। तो वो अभी तक खटकता था, बट वो अब खटकता नहीं है। अब वो लगता है कि अब वो हो जाएगा, बिकॉज आई एम वेरी पॉजिटिव थिंकर। तो मैं जो चीज़ सोचती हूँ और उसके पीछे अगर मैं काम करने लगती हूँ तो भगवान का हाथ है, आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड, वो हो जाता है मेरे साथ। आप में संघर्ष कर रहे हैं तो जरूर वो मिलेगा। लेकिन ये चीज़ मैं देखा था बहुत पहले कि देन पता नहीं कौन से सन में एक आपका कोई वीडियो था कि फिल्म था बढ़िया में, जॉन अब्राहम जी के साथ आपका कुछ आया हुआ था, पिक्स डांस का ऐसा कुछ।
नहीं, जॉन अब्राहम के साथ मेरा नहीं था। कोई एक्टर हिंदी के? मैंने एक सॉन्ग किया था हिंदी फिल्म में। yes, हाँ जी, वो सॉन्ग गणेश आचार्य जी के साथ था। अच्छा। हाँ, तो वो एस कोरियोग्राफर हैं इंडस्ट्री के। yes. तो उन्होंने कोरियोग्राफ भी किया था और उन्होंने उसमें एक्टिंग भी की थी। हाँ, तो मेरा उनके साथ गाना आया है, हिंदी गाना। अच्छा, वो पिक जो आया था वो शायद अलग था, कुछ बनाया हुआ शायद। मे बी मैं एक बार देखा था ऐसा सोशल मीडिया पे। ओके। तो मुझे लगा कि शायद आपने वर्क किया होगा जॉन जी के साथ। हाँ, तो दिमाग में था उनके साथ वाला तो नहीं, हाँ, लेकिन हिंदी फिल्म में गाना जरूर किया है मैंने। मैम, आप भोजपुरी इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री मेरे लिए तो सेकंड फैमिली है। करता धरता आज मैं जो कुछ भी हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री की वजह से हूँ। राइट। और इनफैक्ट टू बी वेरी प्रेसाइज, मैं अपने ऑडियंस की वजह से हूँ। कि ऑडियंस ने मुझे हमेशा इतना प्यार दिया है, मेरी इंडस्ट्री, मेरा जो भी काम आता है इंडस्ट्री में। मैंने इनफैक्ट मैं बीच में मैंने गैप भी लिया, मैं वापस आई, उसके बाद भी लोगों ने मुझे खुले दिल से, खुली बाहों से मुझे एक्सेप्ट किया। तो मैं भोजपुरी इंडस्ट्री मेरी सेकंड फैमिली है। अच्छा, एक मैम और है कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वहाँ पे जो स्टार हैं, जो कि एक आप इकलौते एक्ट्रेस हैं जहाँ तक मैं रिसर्च किया हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टार के साथ केसेस थोड़ा बहुत चलते रहते हैं एक्ट्रेस के साथ, पर आप अकेला एक्ट्रेस हैं कि आपका किसी के साथ कोई ऐसा हुआ नहीं है कि कुछ आके ऑनलाइन कुछ बोलना, किसी को कुछ बोल देना, वल्गैरिटी, ऐसा कुछ कभी? मैं उस सब एक्टर्स से हम नाम नहीं ले सकते, पर ऐसा चलते रहता है विवाद। पर आपके साथ इंडस्ट्री में किसी का विवाद हुआ नहीं और ऑलमोस्ट आपने सबके साथ काम किया है। हाँ जी। तो इसका क्या राज है? राज तो मैं नहीं, मतलब ऐसा कोई राज नहीं है। राज मतलब कुछ तो स्मृति सिन्हा जी में होगा कि उन्होंने सबके साथ काम किया और सबने एक्सपेक्ट किया और मिल खुल के काम किया, और आपके साथ इतने इंडस्ट्री में 10-12 साल 15 साल लगभग हो रहा है, पर कभी मैंने ऐसा देखा नहीं। आपने बेबाकी से जवाब दिया है पर किसी के साथ ऐसा उलझा नहीं आपने, कहने का मतलब ये है। हाँ, मतलब मैं हमेशा से अपने टर्म्स पे ही मैंने काम किया है और लोगों को मेरा काम हमेशा पसंद आया है। तो पता नहीं, मुझे ऐसा, मैं पर्सनली फील करती हूँ कि टैलेंट 19 होगा चलेगा, लेकिन आपका जो व्यवहार है वो 20 होना चाहिए। यस, राइट। तो शायद व्यवहार के चलते और लोगों को, मैं किसी के बैकबाइटिंग में या मैं किसी ऐसी जो एजेंडा होती है लोगों को अपने आप को ऊपर करना और किसी को नीचे करना, इन सब में मैं रहती ही नहीं हूँ। तो ये मेरा पर्सनल नेचर भी नहीं है। अगर कोई ऊपर बढ़ रहा हो तो मैं उसको और शुभकामना देती हूँ। ऑफ कोर्स कोई भी हो XYZ, अगर वो अच्छा काम कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। यस, राइट। वो खुद उसको उसका फायदा मिलने वाला है, उसका नुकसान भी वो खुद भरेगा अगर उसने कुछ गलती की होगी तो। मेरा उससे क्या लेना देना। नहीं, अच्छा ना तो अच्छा काम करके वो मुझे देगा, ना बुरा काम करके मुझे देगा। तो मैं 1 हैंड डिस्टेंस मैंने हमेशा रखा है इन सब चीजों से। नहीं, अच्छा है, और इसलिए आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिला है जी, और आगे भी मिलता रहे। पहली एक्टर हैं आप कि लगभग 2-3 भाषा, रीजनल भाषा में आपने काम किया है। जी। तो आपने एक बहुत अच्छी फिल्म, मराठी फिल्म भी किया है। हाँ जी, मुसाफिरा। जी। उसका मैंने ट्रेलर भी देखा। तो मराठी फिल्म में कैसे एक भोजपुरी अदाकारा भोजपुरी में भोजपुरी तारा ना, भोजपुरी तो बहुत नहीं बना मेरा। तो बस भोजपुरी भाषा बोले वाला आदमी वो कैसे मराठी में चल रहा, कैसे मराठी में वो एकदम फिल्म का एक। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था, भोजपुरी की शूटिंग चल रही थी हमारी लंदन में। हाँ। और मराठी की भी एक शूटिंग सेम उसी स्पॉट पे चल रही थी। ओके। और हम दोनों का जो क्रू है वो एक ही होटल में रह रहे थे। ओके। तो वहां पर मराठी जिनकी मैंने फिल्म की, पुष्कर जोग जी, अच्छा। उन्होंने मुझे स्पॉट किया, उन्होंने देखा मुझे, तो उन्होंने मुझे एक मराठी फिल्म के लिए अप्रोच किया। मुझे उन्होंने पूछा अगर आप कंफर्टेबल हैं पर तो। दूसरी फिल्म का शूट चल रहा था वहाँ पे? नहीं, उस फिल्म का नहीं, वो दूसरी उनकी पहली, मतलब उसके बाद वाली फिल्म जो मे बी उन्होंने लाइन अप करके रखी हो। हाँ, एक के बाद एक फिल्म ऐसे। तो उन्होंने मुझे पूछा, मैंने कहा हाँ, व्हाई नॉट, मराठी ऑफ कोर्स। और क्योंकि मराठी के लिए शुरू से एक इज्जत है, इतने दिन से हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तो वो एक इज्जत हमेशा से, और मराठी फिल्मों का एक अलग स्पेस है। राइट। तो मैंने बोला ऑफ कोर्स, क्यों नहीं,
भोजपुरी करते करते एक वाइड स्पेक्ट्रम भी मिलेगा मुझे, तो एक एक्टर को और क्या चाहिए। तो मैंने बोला मैं बिल्कुल करूंगी। और मेरा ये भी सवाल था उनसे कि मैं मराठी नहीं बोल पाई तो हाँ, मराठी अगर, उन्होंने बोला नहीं, आपको हम प्रॉपर वर्कशॉप देंगे। तो मैंने ट्यूशंस लगाई उसके बाद अपनी मराठी की ट्यूशंस ली, कुछ दिन वर्कशॉप किया और उसके बाद हम गए। क्योंकि हमारे यहाँ तो मैं जानती हूँ कि कैसा काम चलता है, लास्ट मोमेंट पे भी डायलॉग्स लिखा रहे होते हैं चलते रहता है। हाँ, ये चेंज करो वो चेंज करो, लेकिन वहाँ नहीं होता है। नहीं, वहाँ पे नहीं, वहाँ हर चीज एकदम प्रोफेशनली होता है, प्रोफेशनली और सिस्टमैटिकली होता है। मुझे पहले ही पूरी स्क्रिप्ट मिल गई। हमने उस स्क्रिप्ट के ऊपर कम से कम 1 हफ्ते का वर्कशॉप किया और अपने सारे डायलॉग्स मैंने उसको पहले रोमन में लिख के मगअप किया, पूरा अच्छे से एक का समझा कि क्या है नहीं है। तो टाइम देते हैं ये लोग, एक्टर को भी प्रिपेयर होने का टाइम देते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, अगर ऐसा है तो फिर तो मैं कोई भी लैंग्वेज कर सकती हूँ। और आप तो हैं संघर्षपूर्ण, सीखने के लिए भी आप रेडी रहते हैं। ऑफ कोर्स। मेरा ये भी एक प्लस पॉइंट बताना चाहूंगी इस चीज में। मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि आपने ना वो बैगेज लेकर आप नहीं गए। आप अगर मराठी इंडस्ट्री में जा भी रहे हो तो यू नेवर वेंट कि मैं हूँ कुछ। मैं गई थी, मैं स्टूडेंट की तरह ही गई थी कि भैया मैं नहीं हूँ। नहीं, अच्छा चीज है, एक आर्टिस्ट के लिए होना भी चाहिए जी। लेकिन मैं महाराष्ट्र में मैं बहुत सालों से रह रहा हूँ, मतलब 20+ ईयर्स में यहाँ पे हूँ। तो मराठी जो है, जो मेरे से भी मैं लोगों को देखता हूँ जो 35-40 ईयर्स से रह रहे हैं, जिससे मेरे डैडी हैं 40 ईयर्स ज़्यादा रिश्ते रह रहे थे, पर उनको मराठी का कुछ भी माँ भी नहीं पता था। अच्छा। देन मैं आया कि मैं मराठी में बोलता हूँ। तो आप मराठी को कैसे वहाँ पे सीन किए? क्योंकि मराठी इज द वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज आउट ऑफ जो बाहर का है, क्योंकि थोड़ा अलग ही है, किसी से मैच नहीं होता है। सिर्फ हिंदी वर्ड मैच होता है थोड़ा सा, बाकी मराठी बोलना थोड़ा सा हार्ड है। तो आपने कैसे वो किया? आपने सीखने के बाद भी डायलॉग का डिलीवरी करना और मराठी एक्सप्रेशन देना, तो कैसे हुआ सेट पे पॉसिबल? नहीं, वो वही मैंने बोला ना, जो हमने होमवर्क किया था ना, वो मुझे बहुत वहाँ पर हेल्प हुई उससे। और मराठी में तो मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे सिर्फ इतना आता था मला मराठी माहित नहीं। इतना, क्योंकि जब कोई मराठी में मुझसे बात करता था तो मैं ये लाइन बोल करके उसको बता देती थी कि मुझे नहीं आती। उसके बाद लेकिन जब मैंने पूरी तैयारी की अपनी, तो अगर आप, मेरा ये मानना है, चाहे आप डांस करो, चाहे आप भोजपुरी भी तो मेरी लैंग्वेज नहीं है। भोजपुरी, मैं भागलपुर से आई हूँ, मैं थ्रू आउट मैंने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की, मेरे घर में कोई भोजपुरी नहीं बोलता, लेकिन फिर भी मैं भोजपुरी फिल्में कर रही हूँ ना। तो उसी तरीके से आई टुक इट एज अनदर लैंग्वेज कि मराठी। मैंने उड़िया फिल्म भी की है। तो वो तो और भी टफ है। तो मुझे लगता है ना, ये क्वालिटी मुझे मेरे पापा से मिली है। ही इज अ लिंग्विस्ट, उनको कम से कम 15 तरह की लैंग्वेज आती है। ओह माय गॉड जी। पापा क्या करते थे? पापा मेरे हैं अभी, वो रिटायर्ड डीएसपी हैं। ओह, मैं तो मुझे सुना था, कंफर्म नहीं पता, आज मुझे मालूम पड़ गया कि डीएसपी थे। इसलिए इंडस्ट्री में ऐसा कोई लोग डरते थे कि स्मृति सिन्हा की डैडी ऐसे हैं, तो ऐसा इंडस्ट्री वाले किसी से नहीं डरते। मैम, आपका एक पवन जी के साथ में एल्बम आया था जो कि बहुत ही हिट हुआ था, साड़ी से ताड़ी छान के। तो पवन जी के साथ में काम करने में कैसा हुआ? एल्बम भी आपने किया हुआ है और बहुत सारे एल्बम शायद आ भी रहे हैं आपके। नहीं, अब नहीं आ रहे हैं। और एल्बम हमने किया था और बहुत अच्छा लगा पवन जी के साथ काम करके। बड़ा एल्बम था आपका पवन जी के साथ में? और मैं वैसे भी एल्बम्स नहीं करती। आप अगर देखोगे, वही मैं पूछा मैं आपको। तो उस टाइम पे ऐसा था कि हम लोग शूट कर रहे थे साथ में फिल्म, और उस फिल्म के दौरान उनको एल्बम करना था। तो उन्होंने पूछा मुझसे, अगर आप करोगे इफ यू आर कंफर्टेबल। मैंने कहा ओके फाइन, कर लेते हैं, क्योंकि मुझे वो गाना बहुत प्यारा लगा था, वो कैची लगा था बहुत। तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। गाना बहुत ब्लास्ट हुआ, बहुत गाना सुपरहिट है, बहुत चला हुआ गाना, और आपकी जोड़ी भी डांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए वही होता है ना, अभी मेरी
जब मैं आई थी तो खेसारी जी के साथ जोड़ी अच्छी लग रही थी लोगों को, फिर पवन जी के साथ आई तो पवन जी के साथ अच्छी लग रही थी। तो वो फैक्टर देखो ना, अच्छा वाला फैक्टर दोनों तरफ है। और एक गाना और था जो मेरा फेवरेट है, कल्पना जी ने गाई थी इसको, झुमका दुल्हनिया। आय हाय, वो मेरा भी फेवरेट है। मैं उसको इतना गाना सुनता था, वो इतना अच्छा लगता है। और उसका सबसे बड़ा यूनिक शूटिंग किया गया है। हाँ, क्या रियल है, वो पूरा कैमरा दिख रहा है, लाइट्स मैन दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड में, और केसारी जी बस ऐसे कर रहे हैं। वो स्टोरी भी ऐसी है ना उस फिल्म की। हाँ, उस फिल्म की स्टोरी ही ऐसी है। अच्छा, तो अगर आपने फिल्म देखी होगी तो वो फिल्म में मैं एक स्टार सिंगर हूँ। ओके, अच्छा, ऐसा दिखाया गया। जी, वैसा दिखाया गया। मतलब दोनों ही, खेसारी जी भी स्टार सिंगर होते हैं, मैं भी स्टार बन जाती हूँ, और तो फिर उनके लाइफ के क्या डायनामिक्स होते हैं, उस पर पूरी स्टोरी है। तो गाना बहुत अच्छा गाना था। हाँ जी, और बहुत अच्छा, आपने डांस वगैरह भी बहुत अच्छा किया। थैंक यू। तो आगे क्या आपकी फिल्में कोई और जो? बिल्कुल आ रही हैं। अभी तो भोजपुरी में भी मेरी एक लाइन से फिल्में आ रही हैं। एक आज ही एक रिलीज हुआ है एक ट्रेलर। फिल्म आ रही है चटोरी बहू, B4U चैनल के लिए। एंड देन उसके बाद आएगी मेरी फिल्म सुहाग के बंटवारा, जो कि एंटरटेन चैनल के लिए होगी। एंड देन फिर से एक और है माँ की ममता। तो ये सारी अभी एक पर एक आती रहेगी। अभी फिर से एक और शूटिंग के लिए जा रही हूँ। लगभग आपका कितने फिल्में हो गई भोजपुरी में? मुझे लगता है 50+ तो हो गया होगा। आराम से यार, आराम से। मैं जहाँ तक मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, मैं बस काम करती रहती हूँ। 50 हो गया होगा, आराम से हो गया, क्योंकि सबके साथ आपने काम किया है। जी 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 जी। तो मेरे लगता है खेसारी जी के साथ ही 15-20 तो हो गई होगी। नहीं, 15-20 तो नहीं, मैं शुरू से थोड़ी चूजी भी रही हूँ फिल्मों को लेकर। तो मैंने इनफैक्ट बीच में ऐसा हो गया था कि लोग मुझे कहते थे ये फिल्में करने से ज्यादा छोड़ती है। तो एक साथ एक लुक में मैंने 20 फिल्में छोड़ी थी। ओह माय गॉड। तो मुझे नहीं लगता किसी एक्ट्रेस में इतना ये होगा, कॉन्फिडेंस होगा कि उन्होंने सिर्फ, और मैं सिर्फ एक इसके लिए कोई एक सीन या कोई एक ऐसा ये हो गया, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, तो लोग बड़ा ऐसे हो गए थे कि अरे यार तुम खाली फिल्में छोड़ोगी तो करोगी कौन सी फिल्म? का जो मेरे लिए बनी होगी वो आ जाएगी मेरे पास, और रेस्ट इज द हिस्ट्री। नहीं, आपका ही चीज में इसलिए हम लोग इम्प्रेस है कि आप कंडीशन पे काम करते हैं। हाँ जी, और ये बेस्ट है, एक एक्टर्स या एक्टर के लिए बहुत बेस्ट है कि अपने कंडीशन पे ही काम करना चाहिए। जी जी। ज़्यादा झुक के भी काम करना ठीक नहीं है। झुकना सिखाया नहीं ना मम्मी पापा ने। और दूसरी बात कि कभी किसी के साथ सेट पे, शूट पे कभी ऐसा कुछ तू में हुआ है किसी के साथ कि हो गया और एमडेले, ऐसा कुछ याद है? तू मैं तो क्या, कोई भी चीज को लेके जैसे सेट पे शूट चल रहा हो और कुछ किसी ने आपके साथ कुछ, एक प्रोड्यूसर था मेरे, थप्पड़ खाया था मेरे से। ओह माय गॉड। उसने कुछ बदतमीजी करी थी। हाँ, तो मैंने थप्पड़ मार दिया था उसको। हाँ, उसके बाद तो संभाल लिया फिर। उसका भी याद रहेगा। हाँ, उसको जिंदगी भर याद रहेगा किससे पाला पड़ा था। बदतमीजी नहीं करो, आप कुछ भी करो तमीज से रहो बस। आपकी फिल्म में तो रुचि है जी जी, लेकिन फिल्म के अलावा किसी के अंदर क्रिकेट खेलने का नशा होता है, फुटबॉल खेलने का, जिम में जाना, आपका फिल्म के अलावा सबसे ज्यादा और क्या रुचि है जो आप करने में मजा आता हो? फिल्म के अलावा ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, कोई एक चीज नहीं बता सकते, फिर भी जो फेवरेट हो। हाँ, फिल्म ऐसा है ना कि मुझे सबसे ज्यादा मजा फिल्म ही करने में आता है। हाँ। तो आई एंजॉय इट टू द कोर। मुझे आप खाना मत दो, पीना मत दो, लेकिन अगर आप काम कराते रहो, मैं डे नाइट काम करती रहूंगी। हाँ, उसके लिए मुझे कोई ये नहीं होता है। हाँ, जब मैं फ्री रहती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा स्केचिंग कर लूँ, थोड़े बहुत ऐसे बनाए हैं, लेकिन वही है कि मैं बहुत ज्यादा उसको शोकेस नहीं करती। आजकल कुछ दिनों से मुझे लिखने का शौक है, तो लिखने का शौक आया है तो अभी लिख रही हूँ कुछ छोटे। लिखना मतलब कविता है कुछ? हाँ, कुछ लाइंस लिख देती हूँ किसी चीज पर, कुछ ऐसे, तो वैसा है। लाइक कोरोना 2 लाइन कुछ आया है ऐसा याद? अभी तो मैं पढ़ के बता सकती हूँ। यस, कोई नो प्रॉब्लम। आपका लिखा हुआ चीज अगर लोग को जाए, ऑडियंस को, तो बहुत अच्छी बात है। जी जी जी। एक 2-3 लाइंस है, ज्यादा मैं बोर नहीं करूंगी। नहीं। नहीं, आपका लिखा हुआ है इसलिए मैंने बोला। ऑफ कोर्स मेरा लिखा हुआ है जी, तो जी, जी। लोगों को पता चलेगा कि फिल्म के अलावा स्मृति सिन्हा जी लिखती भी हैं। जी, पोएम हो, कविताएं हो, कुछ 4-5 लाइंस हैं। यस।
मैंने चुप रहकर खुद में थोड़ा सा तुमको बाकी रखा है। सब कुछ कह दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओह क्या बात है। शिकायतों का ही सही ताल्लुक रखा है, सब कुछ सह लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। आंसुओं से सींच कर तेरे दिए जख्मों को हरा बनाए रखा है, अगर आंसू सूख गए तो दिल में जहर भर जाएगा। ओह। रेत को अपनी मुट्ठी में बांधकर न जाने कैसे सोच लिया, पकड़ ढीली भी हो तो हाथ में रह जाएगा। कि मैंने चुप रहकर खुद में थोड़ा सा तुमको बाकी रखा है, सब कुछ कह दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या बात है, मैं बहुत बढ़िया आपने एक्सक्लूसिव आपको दिया है मैंने। बहुत जबरदस्त है। पहली बार कोई एक्ट्रेस आपको कविता या पोएम जो भी समझिए आप, इतने अच्छी इनका लिखा हुआ चीज़ आपको प्रस्तुत किया है, बहुत ही अच्छा था। और बहुत गहराइयों से आपने लिखा है, सबका उच्चारण भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। मैं एक भोजपुरी के ऊपर थोड़ा सा मैं डिप्टी सरकार के बारे में कर रहा हूँ। जी जी। कि भोजपुरी फिल्में मुझे लग रहा है कि हर कंट्री में देखा जाता है, मॉरिशस से लेके बहुत सारे कंट्री, दुबई में भी दुबई में है। और भोजपुरी का जो ऑडियंस है, मुझे लगता है भारत के धरती पे सबसे ज़्यादा ऑडियंस है भोजपुरी को सुनने वाली, भोजपुरी को समझने वाली। बिल्कुल। लेकिन भोजपुरी फिल्में, भोजपुरी इंडस्ट्री से पीछे जो फिल्म इंडस्ट्री आई, कुछ इंडस्ट्री हैं साउथ के हैं, और आज वो बहुत आगे चली गई है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री श्री भिखारी ठाकुर जी से स्टार्ट हुई एल्बम से, और एल्बम बनते बनते एल्बम बहुत अच्छे बने, गाने भी बने, फिल्म भी एक दौर आया, रवि किशन जी, कुणाल सिंह जी साहब आए, मनोज तिवारी जी आए, एक बेहतरीन फिल्म बनी, फिल्म का पैसे भी अच्छे खासे आए, कमाए भी पैसे। पर उसके बाद क्या हुआ कि इंडस्ट्री यूँ पहुँच के और फिर उसी राह पे इंडस्ट्री लौट रही है। तो ये थोड़ा सा दुख की बात है कि फिल्में के गाने के रेट में एल्बम के गाने बढ़ रहे हैं। तो क्या ये भोजपुरी इंडस्ट्री क्या एल्बम इंडस्ट्री बन के रह जाएगी, या ग्रोथ जैसे मनोज तिवारी जी ने, रवि किशन ने छोड़ के गया था, तो देन उसके बाद तो और ग्रोथ करना चाहिए। तो क्या आपको इसमें लगता है मैनेजमेंट भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों के बीच में कि क्या कर सके कि हमारे नहीं, फिल्में नहीं आ पा रही हैं ऐसा तो नहीं कहेंगे हम, बल्कि मुझे अभी लगता है कि अब भोजपुरी का जो प्रेजेंट सिनेरियो अभी हुआ है, अब क्या है ना, देखिए अभी अब रील का जमाना आ गया, तो अब लोग, हर किसी के हाथ में मोबाइल है सब, तो लोग फिल्में थिएटर में जाकर देखने से ज्यादा प्रेफर करते हैं स्क्रॉल करके मोबाइल देखना और रील देखना। तो अब तो उल्टा और अच्छा हो गया है कि हर किसी के हाथ में भोजपुरी फिल्में भी चल रही हैं। तो ऑडियंस का अगर आप बेस देखो तो हमारा अभी क्या होता था, जब पहले के टाइम पे हम लोग वी यूज्ड टू डिपेंड ऑन द फुटफॉल, कि हमने एक थिएटर में हमारे कितने ऑडियंस गए। अब तो आप जितने आप अपनी फिल्में अच्छी बनाओगे, जितने लोग आपको देख सकते हैं, सबके हाथ में मोबाइल, हर किसी के को आप हर किसी तक पहुंच सकते हैं। जहां भी आपने जैसे बताया कि अभी हमारे आउट ऑफ इंडिया भी, मॉरिशस में और हर जगह पर, तो अब तो हर जगह लोग हैं, तो हर जगह लोग अपनी मतलब बिना थिएटर जाए भी फिल्म देख रहे हैं हमारी। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा और रीच हमारी बढ़ी है, डायमीटर और ज्यादा बढ़ा है भोजपुरी देखने वालों का, तो हमारी ऑडियंस और ज्यादा ऑडियंस जुड़ रही है हमसे। तो मैं इस चीज को और पॉजिटिविटी के साथ देखती हूँ और अच्छा मानती हूँ कि समय के साथ चेंज हुआ है और ये चेंज भी एक्सेप्टेड है। रीच जो भोजपुरी में बढ़ा है, चैनल भी बढ़े हैं, पर बहुत से प्रोड्यूसर से मिलते हैं तो बोलते कि हमारी फिल्म का रिकवरी नहीं हुआ या लॉस हो गया, तो इस तरह की चीजें हो रही है। तो ये मुझे जितना मेरी समझ है वो ये है कि जब कोरोना के बाद सिंगल थिएटर्स बहुत सारे बंद हुए, अब जब सिंगल थिएटर्स बंद हुए जहां पर हमारी फिल्में लगा करती थी, तो थिएटर ही नहीं है, प्रोड्यूसर कहाँ फिल्में रिलीज करेंगे, और अगर फिल्में रिलीज नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी रिकवरी कैसे होगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म तो है। डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको एक पार्ट हो सकता है आपकी फिल्म के रिकवरी का, वो बेस नहीं हो सकता है। अगर आप बहुत महंगी फिल्म बना रहे हैं तो आप, जिस समय हमारी फिल्में बनती थी उस समय भी डिजिटल राइट्स, म्यूजिक राइट्स और फुटफॉल इस पर ही था ना, तो अभी वो फुटफॉल एक तरह से पूरा माइनस हो गया है, बंद हो गया है। तो उस पर
वो भी एक बहुत ही बड़ा क्या बोलूं, डिस्कशन का मुद्दा है। तो अगर उस पर जाऊंगी तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। बट अब ऐसा है कि अब हम सिर्फ म्यूजिक राइट्स और डिजिटल राइट्स पर ही डिपेंडेंट हैं। तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा कट तो करना पड़ेगा। अब वो आपको ये देखना है कि आपको क्या ऐसा कटौती करनी पड़ेगी जिससे कि आपकी फिल्म की मेकिंग पर भी ना ये आए, कोई बाधा नहीं आए, और आपकी फिल्म भी बन जाए और आपकी रिकवरी भी हो जाए। तो वही हो रहा है और वही कर रहे हैं आजकल के लोग। अच्छा है कि गाने, फिल्म के गाने के रेट में, कहने का मतलब मेरा ये है कि फिल्म के गाने के रेट में एल्बम के गाने बढ़े। अच्छी बात है कि एल्बम की क्वालिटी अच्छे आ रहे हैं, वीडियोस अच्छे आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारा इंडस्ट्री थोड़ा सा पीछे की तरफ आ रही है, लोग एल्बम पे आके टिक रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? एल्बम पर आकर टिक गए हैं तो नहीं बोला जा सकता है। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फिल्में बना रहे हैं, हो रही है, लेकिन उस लेवल के फिल्म, अभी रंग दे बसंत खेसारी जी की फिल्म आई है, रोशन जी ने किया है, जी। अच्छी बात है, पर उनको भी शायद अभी तक वो रिस्पॉन्स नहीं मिला है। मुझे जहाँ तक मैं चर्चा किया लोगों के बीच में, तो नहीं मिला। उन्होंने प्रयास किया, तो हम क्या और अच्छे प्रयास नहीं कर सकते? जो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि साउथ की फिल्में हैं, साउथ की भाषा में बनती है जी, लेकिन साउथ में बनने के बाद भी वो बाद में भोजपुरी में डब होती है और बहुत अच्छी रिकवरी देके जाती है भोजपुरी ऑडियंस। बिल्कुल देकर जाती है। वो कमा रहे, हमारे भोजपुरी से 4 गुना पैसा कमा रहे डब करने के बाद भी। तो हम उस लेवल का फिल्म क्यों नहीं बना रहे हैं? कहने का मतलब ये है, क्या कमी है? अभी देखिए, ये तो मैं एज एन एक्ट्रेस जितना मेरी समझ है मैं उतना ही बता पाऊंगी। ये सवाल आपका किसी प्रोड्यूसर से अगर होता तो ज्यादा अच्छा होता, बिकॉज वो फिल्में बना रहे हैं। हमने तो भाई तब कास्ट किया जाता है जब फिल्मों की सब कुछ फिल्मों में डिसाइड हो चुका होता है। लेकिन कभी बात होती होगी ना कुछ की, सर ऐसे करते आप लोग, प्रयास करते, बिल्कुल थोड़े पैसे डाल रहे हैं, थोड़े से पैसे और डाल देते हैं। नहीं, क्या होता है ना, हम पैसे सही जगह पर अगर डालें तो मुझे लगता है कि अच्छी फिल्में बन जाएंगी। वही। हाँ, क्योंकि आप मेकिंग में फिल्म में पैसे नहीं डाल रहे हैं। हाँ। आप मेकिंग में डालो ना। राइट। आप बाकी की हर चीज में पैसे डाल रहे हो, बस मेकिंग के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है जी। और एक चीज और है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से बड़े बड़े कलाकार, बड़े नाम भोजपुरी इंडस्ट्री से पार्टी ऑफ मेंबर बने, MP बने, और हम बिहार से आज हम जब से मतलब बड़े हुए हैं तब से सुनते रहे कि भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूचित में शामिल नहीं किया गया है, और अभी तक नहीं हुआ है प्रेजेंट टाइम में भी जी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि हम सरकार में आएंगे तो करेंगे। उनको 10 साल प्लस हो गया और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। नीतीश कुमार जी के साथ बात भी हुई, तीसरी जी को बोले भी थे, शासन भी दिए थे कि हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बीच का आर्मी पार्लियामेंट मेंबर्स बने हैं, किशन जी और मनोज तिवारी जी और दिनेश जी भी थे। बिल्कुल। तो इन्होंने भी आवाज उठाया कि नहीं पता नहीं, बट ये लड़ाई क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं कि 8वीं अनुसूचित को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है भाषा को, जो कि इतनी बड़ी भाषा है? हाँ, ये तो इनफैक्ट मेरा भी क्वेश्चन है जी। बल्कि ये आप उनसे पूछो तो ज्यादा विस्तार में वो बता पाएंगे कि कहाँ उनको हर्डल मिल रहा है, कहाँ उनको ये परेशानी आ रही है। बिकॉज मैंने विधानसभा के अंदर का मैंने वो भी सुना था रवि जी का, जब वो अनुसूची में लेने के लिए उन्होंने अपने इस पे डाला था सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने वो मांग की है, मनोज जी ने भी वो मांग की है, दिनेश जी का तो दिनेश जी ने भी शायद किया ही होगा कि क्योंकि अब हम तो जब हमारे यहाँ से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, हमारे अंदर एक लगता है कि चलो इस बार शायद मिल जाए, इस बार शायद मिल जाए। तो ये तो मेरा भी क्वेश्चन है कि अभी तक मिल जाना चाहिए था। उससे क्या कि ऐसे भोजपुरी पट्टी से MP तो बहुत सारे लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर, यूपी, बिहार, झारखंड, सब जगह से, पर उनको पता नहीं, वो आवाज उठाते नहीं उठा। लेकिन हमारे कहने वाला कलाकार तो गए हैं पार्लियामेंट में, इनको आवाज उठाने से लगता है अनुसूचित में शामिल करने से भाषा को, भोजपुरी इंडस्ट्री को और ग्रोथ मिलेगा। हाँ, बहुत बड़ा ग्रोथ होगा जब शामिल हो जाएगा, इंडस्ट्रियल आएगी और भी सारी चीजें बनेगी बिहार में। तो मैम, आप जो कलाकार हैं, हमारे MP हैं, उनसे बात होती है कभी कि आप लोग क्यों नहीं प्रयास करते पार्लियामेंट में? बात होती है और वो प्रयास भी कर रहे हैं। उन्होंने हमें भी आश्वासन ही दिया है कि हो जाएगा। तो मैं भी उसी आश्वासन को लेकर बैठी हूँ कि जब होगा तो हमें पता चल ही जाएगा जी। और दूसरी बात मैम कि जैसे बाहर भोजपुरी, बिहारी, कुछ लोग हैं कि अपने आप को थोड़ा सा
गिल्टी महसूस करते हैं बाहर से कि थोड़ा सा इम्प्रेशन, तो आप एज द बिहारी, हमको तो प्राउड होता है कि हम बिहारी हैं। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है बाहर लोगों से कैसा व्यवहार मिलता है? मुझे हमेशा बहुत अच्छा ये मिला है, वेलकम मिला है, चाहे मैं कहीं भी गई हूँ तो और बिहारी होने का हमेशा से मुझे प्राउड फीलिंग हुई है, बिकॉज बिहार अपने आप में बहुत ही रिच है। और बहुत क्या होता है जब हम पॉजिटिव चीजें देखते हैं किसी भी चीज के अंदर, नेगेटिव निकालने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है। तो अगर आप पॉजिटिव चीजों को देखोगे ना तो हमारा बिहार हमेशा से कल्चर में रिच है, और पढ़ाई लिखाई अगर देखा जाए तो एजुकेशन में रिच है। तो जब है तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? जस्ट बिकॉज कि हमारा गांव से और देहात से हमारा लेना देना है, तो हम अगर उसको भी एक्सेप्ट, क्या होता है ना, हम जहाँ से हैं, जो हमारे रूट्स हैं, अगर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है ना तो हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है हम ही वो हैं जो हमने अपने माइंड में उसको बनाकर रखा है कि अरे नहीं यार ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा दिखेगा तो कैसा लगेगा। नहीं, आप जो हो आप ट्रू रहो ना। जो आप हो, आप एक इंडिविजुअल, आप अगर अलग रहो, आपको भगवान ने बनाने में उतना ही मिट्टी लगाया है जो दूसरे के साथ। एग्जैक्टली। तो जब भगवान जी ने आपको बनाने में नहीं सोचा तो फिर आप ये सब बातों को सोच करके क्यों अपने आप में ये हीन भावना लाना कि मैं यहाँ से हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं यार, सर ऊंचा रखो और हमेशा एकदम दहाड़ के चलो। जी नहीं, हम लोग तो, मैं तो इतने सालों से हूँ और मेरा ग्रुप भी मतलब महाराष्ट्र लोग के साथ है, पर मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। मेरे साथ भी कभी, और मैं कभी शर्माता भी नहीं हूँ। और कुछ लोग होते हैं कि अपना ही भाषा बोलने में थोड़ा शर्माते हैं लोगों के बीच में, पर अदर स्टेट के लोग नहीं शर्माते, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, कन्नड़ हो, वो अपना बिंदास कहीं भी रहेंगे, अपनी भाषा में बात करेंगे। हमारे लोगों में एक कमी है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो ये मैं क्या बोलूं, जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं ना हमारे यहाँ के, जिनको थोड़ी सी अंग्रेजी आने के बाद वो अंग्रेजी में ही बात करना ज्यादा अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, तो जहाँ दिखाने की बात आ गई ना तो वहाँ बस हो गया। वही तो मैं अभी बोल रही थी ना, रूट्स। तो जहाँ आप दिखावा करने के चक्कर में रहोगे तो अपने रूट्स भूल गए ना। तो अगर मैं चाहे स्कॉटलैंड भी क्यों ना चली गई, अगर मुझे कोई बिहारी मिला तो मैं उससे भोजपुरी में ही बात करती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं दुबई भी गई हूँ तो दुबई में के लोग में बहुत सारे भोजपुरी भाषी हैं। वहां मैं राम कथा सुनकर आ रही हूँ, तो वहां पर लोग जब भोजपुरी में बोलते हैं एक दूसरे से, तो कहीं भी आप चले जाओ, अगर आप अपने आप में वो कॉन्फिडेंस रखते हो कि मैं कहीं भी जाऊंगी, मैं कहीं भी जाऊंगा, तो आई विल बी द वन, तो आपको कहीं कोई ये नहीं होने वाला है दिक्कत। अच्छा, हम लोग तक कभी से हमने के हिंदी में बात कर बन जाए। हाँ। तो थोड़ा हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस पे यूपी, बिहार, झारखंड सब पूरा भारत का, तो हम घर में कैसे बात होला, जैसे पापा का फोन आवेला चाहे मम्मी के फोन आवेला, तो भोजपुरी में बात होला कि का खाना हो गई? घर में भोजपुरी हम पापा मम्मी से नहीं बतियावत, काहे कि भोजपुरी हमारी भाषा नहीं की। भोजपुरी हमार कर्म भाषा बा। तो मातृभाषा जे बा उ बा अंगिका। अच्छा, वहाँ अंगिका चलेला, मतलब अंगिका चलेला। भागलपुर के बानी ना हम, मुंगेर हमार खास घर है, तो पापा की तरफ से भी खास घर मुंगेर है। मुंगेर में भी अंगिका बोलल जाला और भागलपुर में भी बोलल जाला। तो अंगिका हमनी लोगन के मातृभाषा बा। अच्छा, अंगिका में तनिसा अपने लोगन के तनिसा अंगिका हमके उतना ज्यादा ना आवेला, थोड़ा सा मतलब कि केनो छो गोड़ लगातानी केनो छोर, यही सब बोलते हैं अंगिका। मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है। हमारे बिहार में बहुत बड़ा बिहार है जी, तो मुझे लगता है भोजपुरी के अलावा मैथिली भाषा है जो आप बोल रहे हैं वो है जी, लेकिन फिर भी बिहार के लोग एक मंच पे भोजपुरी को सुनल जाला और समझल जाला। ये सबसे गर्व की बात। जैसे आपका भाषा हमके नहीं आवेला, लेकिन हमारा भाषा रवा आवेला, आपके आवेला। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, भोजपुरी को एक प्लेटफॉर्म मिल गया ना, फिल्मों के ही इससे या गानों के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म मिला है। उसी तरह अब अगर अंगिका को वो प्लेटफॉर्म मिला होता तो वो भी इतना ही फ्लरिश करता। मैथिली को मिला होता तो वो भी, मैथिली में कितना प्यार से अगर दो लोग बात करेंगे, झगड़ा भी करेंगे तो आप पहचान नहीं पाओगे। हाँ, मैथिली वाले लोग इतनी मीठी लैंग्वेज है। नहीं, तो अच्छी बात है कि मैथिली में एल्बम भी आने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात हमको ये खुशी होला कि जैसे
बिहार में जैसे कुछ बंगाली भाषा भी बोलल जाला, कुछ जैसे बॉर्डर पे जनता बंगाल के तो बंगाली, हाँ बंगाली भी समझ जाला, लेकिन वो बंगाली समझते हुए हमने के तो बंगाली नहीं आवेला, लेकिन फिर भी वो आदमी भोजपुरी बहुत ताके से बोलेला, गाना सुनेला सब। कल हमके तो भोजपुरी आवेला भैया एकदम। मनोज वाजपेयी जी बाना चंपारण और साइड के, उनके अब भोजपुरी थोड़ा कम चल रहा, लेकिन उधार के बोले ना एकदम मनोज वाजपेयी। भोजपुरी के हमने लोगन एक फिल्म के माध्यम से और गाना के माध्यम से हमने के एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गई बा। तो भोजपुरी ज्यादा लोग के समझ में आवेला और ज्यादा लोग से कनेक्ट भइल बा, तो भोजपुरी बोलल जाला। तो ये सेम चीज है ना, अगर दूसरे किसी लैंग्वेज को इतना ये मिलेगा तो फिर वो लोग भी जाएंगे, ग्रोथ करेंगे। आपको हिंदी सिनेमा में सबसे अच्छी फिल्म जो आपका एक फेवरेट फिल्म हो, जो आप बार बार देखते हैं? हिंदी सिनेमा में बहुत सारी ऐसी फिल्में जो आपको एक बहुत अच्छा लगता हो, जो बार बार मिलेगा देखेंगे उसको, कोई एक नाम? मुझे एक्चुअली कॉमेडी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं, मणिरत्नम जी की फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। अच्छा। हाँ, तो मैं मेरा जो मतलब अगर आप बोले बार बार देखने वाला तो हंगामा और ये हेरा फेरी, हाँ लाइट मूडेड फिल्में, दिमाग नहीं लगाना है। 3 इडियट्स ऑफ कोर्स बहुत अच्छी है, लेकिन वो मणिरत्नम जी की नहीं है, बट स्टिल वो अच्छी है। हाँ। अच्छा, और आपके हिंदी सिनेमा में फेवरेट एक्टर्स और एक्टर्स एक किसी नाम से? देखो, एक्टर में तो 2 हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, 2 बताइए। एक है क्या, वो स्टार है, तो वो है सलमान खान। ओके, हाँ जी। तो वो वो मेरे बचपन का प्यार। ओके, हाँ जी, वैसा बोल सकते हैं आप। और दूसरा एज एन एक्टर मुझे जो बहुत ज्यादा पसंद है, वो अगेन अजय देवगन जी हैं। ओके जी, अजय जी और सलमान खान। हाँ। और एक्ट्रेस में मुझे काजोल बहुत पसंद है। ओके। हाँ, और अभी कुछ न्यू जनरेशन में एक्ट्रेस आलिया भट्ट। वेरी गुड। हाँ जी, वो बहुत पसंद है। और आपको सबसे फेवरेट खाने में क्या है जो आपको मिलेगा, आप उसको आप मना नहीं करेंगे? पेट भरा है लेकिन बोलेंगे चलो थोड़ा खा लेता हूँ। तो ये है एक तो बाटी चोखा अपने यहाँ। हाँ, वो तो फेवरेट है, मतलब हाँ, वो ऑल टाइम फेवरेट है। ओके, मतलब वो मिलेगा तो आप खा लेंगे? मिलेगा। मैं लंदन गई थी, वहाँ मुझसे पूछा क्या बनाया आपके लिए, मैंने बनवाया उधर बाटी चोखा बनाओ। लंदन में? लंदन में। बहुत बढ़िया। अच्छा, वहाँ पे सुना कि शॉप भी है बिहारी खाने का? बिल्कुल है, खुल गया है। सही बात है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वहाँ पर ये मराठी वड़ा पाव ये सब मिलते हैं। अच्छा। सब मिलते हैं। तो मैं वहाँ गई थी। अच्छा, मैंने ना साबूदाना वड़ा जो होता है, जितना टेस्टी मैंने लंदन में खाया है उतना टेस्टी यहाँ नहीं खाया अभी तक। यहाँ तो बहुत फेमस है, यहाँ तो बनता ही है सोचिए। और आप जैसे कि आप कोई जैसे भोजपुरी आप एल्बम करती हैं, पर आपको कोई एक ऐसा सॉन्ग जो सबसे ज़्यादा सुनती हो हिंदी के अलावा, जैसे हिंदी भी सुनती हैं या नहीं, हिंदी को इन्वॉल्व करके आप भोजपुरी सुनती रहती हैं ट्रैवलिंग करते समय ऐसा कुछ, तो कौन सा ज़्यादा आप सुनते हैं? भले कितने लोग हैं जो भोजपुरी करते हैं पर भोजपुरी सुनते नहीं, पर काम करते हैं भोजपुरी में, गाना सुनते हैं हिंदी, ऐसे बहुत सारे हैं। हाँ है, और ऐसे हिंदी गाना सुनना कोई मतलब नहीं वो नहीं बोल रहा मैं, हिंदी सुन वो बात नहीं है। मैं ये बोला कि आपका वन टाइम फेवरेट, मतलब कि आपको लगे हाँ इससे मैं हूँ कि हिंदी कम सुनता हूँ और कहीं भी रहूँगा तो मेरे मुंह में हेडफोन डाल के मैं भोजपुरी सुनता हूँ। अच्छा, हाँ, ओके। ऐसा मतलब ये टाइम तो आया नहीं अभी तक मेरे पास सामने, लेकिन हाँ मैं अगर भोजपुरी में गाने सुनती हूँ तो मेरी एक फिल्म का गाना था देवरे पे बनवा डोले का, रुपुआ सलोना, वो गाना सुनती हूँ। फिर अगेन जो मैंने बताया, आपने जो बोला कल्पना जी का गाना गाया हुआ झुमका झुलनिया, वो सुनती हूँ। देन बंधन फिल्म का मेरा गाना है, बंधन बंधन प्यार के बंधन, अगेन कल्पना जी ने गाया, बहुत प्यार से गाया है, वो सुनती हूँ। बहुत सारे ऐसे गाने हैं भोजपुरी में जो आप अगर मतलब कैसे भी मूड में रहे ना, अगर आप सुन लेंगे तो बस ऐसा लगेगा कि हाय एनर्जी आ रही है। हाँ। इसलिए पूछा मैं जी कि हिंदी गाना सभी सुनते हैं, सब सुनते हैं, पर क्या है कि कभी जैसे हम लोग भी हिंदी सुनते हैं पर थोड़ा सा स्किप करके हम भोजपुरी लगा लेते हैं, जो सैड सॉन्ग हो या कुछ रोमांटिक सॉन्ग हो, तो इसलिए मैं पूछा कि आप भोजपुरी में अच्छे गाने बहुत सारे बने हैं, बस वही है कि वो अच्छे गाने का टेस्ट जो है ना वो हर किसी का नहीं है। और दूसरा
दूसरी बात कि मैम आप अपने ऑडियंस से क्या कहेंगे, जो भोजपुरी समाज है, भोजपुरी इंडस्ट्री है, भोजपुरी लोग हैं जो सुनते हैं समझते हैं, उनके बारे में कुछ ऐसा? ऑडियंस, सबसे पहले तो मैं अपने ऑडियंस को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आज आप लोग हैं, इसीलिए हम लोग हैं। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री अगर आप नहीं होते, आपने इतना प्यार नहीं दिया होता, तो शायद ये इंडस्ट्री अब धीरे धीरे विलीन हो गई होती। ये सिर्फ आपका प्यार है, आप लोगों का हमारे ऊपर ये विश्वास है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा करेंगे और अच्छा लेकर आएंगे, कि हम लोग अभी बस निरंतर लगे हुए हैं काम में। तो थैंक यू सो मच हमारी जितनी ऑडियंस है उनका। और तोहनी सब भगवान बानी रवा सब भगवान बानी हमारे खातिर। तो इसलिए और ऑडियंस से कहना यही चाहूँगी कि अगर हो सके तो अपने आसपास थोड़ा अच्छा माहौल रखें, थोड़ा चीज़ों को, ऐसे बहुत कुछ है कहने का। अभी कुछ दिन पहले जो चीज़ें हुई हैं वो बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक घटनाएं हुई हैं हमारे पास। तो स्त्री का जो एक तरह से बोलिए तो उसका अपमान हुआ है, तो वो ना करें। वैसी हर एक चीज़ को, अपने घर की स्त्री को अगर आप इज्जत देना शुरू करेंगे ना, तो अपने आसपास की महिलाओं को भी इज्जत देने का वो वैसा माहौल बनाएं अपने घरों में। अपने घर में आप बेटियों को अगर सिखाते हैं कि बच के रहना है, तो बेटों को ये सिखाइए कि उनकी इज्जत करना है। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में। नहीं तो अगर, क्योंकि हर चीज़ की जो शुरुआत होती है ना, वो घर से ही, घर की जो स्कूलिंग घर से होती है आपकी। तो अगर आप घर के माहौल को अच्छा रखेंगे तो धीरे धीरे सोसाइटी का माहौल अच्छा होगा, एक अच्छी और सेफ जगह मिलेगी एक औरत के लिए। एक सेफ समाज बनाएं प्लीज। और एक बात और है मैम भोजपुरी में, ये जो एक लास्ट सवाल है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खास करके स्टारडम ये क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता है कि स्टारडम के लिए मतलब एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलना, हम तो सब गाली के नहीं बोल सकते, ऐसी चीजें भी हम लोग देखते रहते हैं। क्राइसिस हो रहा है स्टार में खास करके, तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जो आप तो जो स्टार होते हैं, अभी भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये हूँ वो हूँ फलाना ठिकाना। जी मेरा क्या है ना, सोच मेरी इस बारे में ये है कि अगर हम स्टार हैं और ये बात मुझे बोलना पड़ गया, तो काहे का स्टार? यस, वही मैं बोल रहा हूँ कि क्या है तो बस इससे ज्यादा क्या ही बोलूं मैं। अगर आप सच में स्टार हैं, तो जिनके लिए आप स्टार हैं उनको बोलने दो ना। यस, आप खुद बोल करके कि मैं स्टार हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। आपने कभी देखा है हाथी को ये बोलते कि मैं हाथी हूँ, मैं शेर हूँ। हाँ, तो आप लोग तो मिलते होंगे, तो कभी उनको बोलते होंगे कि आप लोग पहले, क्योंकि हम लोग जब 15 साल पहले पीछे जाते हैं तो इस तरह का क्राइसिस नहीं होता था, होता था तो बहुत लिप्त, मतलब शांति माहौल तरीके से होता था। सोशल मीडिया पे इस तरह का बकना, टीवी चैनल पे जाके बोलना और एक दूसरे को नीच दिखाना और उल्टा बोलना, फिर मेरे गाने इतने मिलियन गए, उनका गाना इतना मिलियन गया, फलाना दिखाना। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात, लज्जे की बात है कि मैं कमेंट पढ़ता हूँ, कोई पढ़ता नहीं पढ़ता मालूम नहीं, तो एक स्टार एक दूसरे को गाली दे रहा है, उनका ऑडियंस उनको गाली दे रहा है, तो आप गाली भी देखेंगे तो कैसे मैं तो बोल नहीं पाऊंगा। तो ये बहुत लज्जे की बात है। इसमें क्या है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का हमारा अदर लोग पढ़ेंगे तो बोलेंगे यार ये स्टार है, कि उनको थोड़ा कुछ लगता नहीं होगा कि यार ये सब क्या हो रहा है, एक दूसरे से गाली दिलाना। हाँ, मुझे नहीं लगता कमेंट, 2-4 यूट्यूबर को पाल लेना। और वो यूट्यूबर से कभी स्मृति सिन्हा ने किसी के बारे में अच्छी बात बोली तो उसको स्मृति सिन्हा जी के पीछे लगा देना 4 यूट्यूबर को। बस। ये सब क्या तो है? इसीलिए कमेंट तो मैं पढ़ती ही नहीं। हाँ, पढ़ते नहीं, लेकिन और लोग तो इंप्रेशन तो डाउन होता होगा भोजपुरी का। बिल्कुल होता है। आप अगर टैलेंटेड हैं तो आपको ये बोलना थोड़ी पड़ेगा कि मैं टैलेंट ऐसी चीज है जो दूसरे लोग देख करके आपको प्रेज कर सकते हैं। आप टैलेंट का बोर्ड लगा के थोड़ी चलेंगे। यस, राइट। कि मैं अगर टैलेंटेड हूँ, मैं यहाँ बोर्ड लगा लूँ टैलेंटेड स्मृति सिन्हा, ऐसा तो नहीं है। मेरा टैलेंट लोग देखेंगे, उसको लोग प्रेज करेंगे कि हाँ जो भी ये कर रही है ये अच्छा कर रही है। तो वैसे ही होता है। अगर आप खुद में क्या होता है ना कि मुझे हंसी आती है इस चीज पर। वही मैं इसलिए पूछा आपको। मुझे खुद हंसी आती है कि क्या हो क्या रहा है
मेरे को भी 2-4 यूट्यूबर आए, बोले मनोज भैया आप थोड़ा ऐसे बोल दो, ये बोल। मैं बोला यार ये क्यों करूं? Exactly. मेरे ना टैलेंट है, मैं वो चीज नहीं सिंगर करके नहीं करूंगा, एक्टिंग करके नहीं करूंगा, मेरी जो चीज है वो उससे मैं उभरूंगा, आगे निकलूंगा। पर मैं किसी को गाली क्यों दूं और गाली क्यों खाऊं मैं? आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं जी, आप कहीं भी जाकर अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो वो आप अपने लिए, वो मनोज जी कर रहे हैं, वो मनोज जी को फायदा मिलेगा उससे स्मृति सिन्हा को फायदा नहीं मिलेगा। तो अगर मनोज जी ये बोले कि अरे मैंने ये कर दिया, अब देखो स्मृति सिन्हा को काम मिल जाएगा उस चीज से? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आप ये मत बोलिए कि मैंने इंडस्ट्री के लिए कुछ किया है। कोई नहीं किया है, किसी ने नहीं किया, अपने लिए करता है, सब अपने लिए किया है। आपने अपनी लाइफ में कोई झंडा गाड़ा है, तो आप उसके लिए ईश्वर को शुक्रिया अदा कीजिए, उसका फायदा भी आपको ही होगा, फायदा आपको ही मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। और कैसे, मैं भी अगर कोई काम करती हूँ, मैंने मराठी फिल्म की, तो क्या मैं 4 और बिहारियों को लेकर आ गई कि लो इसको भी फिल्म दो? नहीं ना, नहीं, राइट। तो मैंने अगर की तो वो मुझे फायदा मिला उसका। वही चीज तो मैं गाना नहीं गाऊंगी ना उसका, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये मुद्दा था जी कि इससे क्या है कि जो अदर आज अनुसूचित 8वीं भाषा जो शामिल नहीं हो रहा, इसका कारण यही है, कहीं ना कहीं घूम फिर के एक चक्र है। लोग दूसरे लोग देखते हैं, किसी एक को हम कारण नहीं बता सकते, बात नहीं बोल रहा लेकिन उससे क्या है कि बाहरी लोग पार्लियामेंट में एक दूसरे से लड़ना और सोशल मीडिया पे आके लाइव तुरंत उठा देना और बोलने लगना, फलाना स्मृति सिन्हा जी ऐसे हैं, मनोज अर्पण ऐसा है, मतलब एनीथिंग एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि बाहर के लोगों के बीच में जो लोग बैठे हैं वो देखते हैं तो वो मतलब थोड़ा सा अलग वे में सोचते हैं कि अरे यार ये क्या है, स्टारडम है, आपके पास भगवान ने मर्सिडीज दिया है, ऑडी दिया है, सब कुछ दिया, बंगला ये भगवान जी ने नहीं दिया है, मतलब मर्सिडीज और ऑडी जिसमें भी लोग घूम रहे हैं, ये भोजपुरी के ऑडियंस ने दिया है। आप जब भोजपुरी फिल्में कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का फायदा होता था पहले। जो फिल्में बनती थी वो आज के दिन मर्सिडीज और बंगलो और ऑडी अगर दिखा रहे हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री का जो जितना ऑडियंस है उसका पैर धो के पीना चाहिए। यस, राइट, एग्जैक्ट। उन लोगों की वजह से आज इनका घर भरा हुआ है। और भोजपुरी के लिए कुछ करना है तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कीजिए। मैं इसी मुद्दे पर आने वाला था कि इनका दायित्व बनता है, बिल्कुल जो आगे बैठ गए भोजपुरी इंडस्ट्री से आपने इतना लिया, आप क्या दे रहे हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री को कुछ नहीं दिया। वही आज ये कगार पे खड़ी है इंडस्ट्री, किस लिए, क्यों? मैम एक चीज और है कि भोजपुरी स्टार्स एक जो लेवल चाहिए, पहचान चाहिए, आर्थिक रूपी मजबूती चाहिए, भगवान की दुआ से, ऑडियंस का आशीर्वाद से उनको प्राप्त हो चुका है। उसके बाद भी सुनने को मिलता है बहुत से सिंगरों के बारे में, बहुत से कॉल भी आते रहते हैं कि हमारा गाना ऐसा दबा दिया गया है, इस चैनल के माध्यम से डिलीट मरवा दिया गया है। तो उन सिंगर या सिंगर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि डिलीट मरवा दिया गया है मतलब स्ट्राइक मार दिया जाता है या उनके गाने को कॉपी करके कोई स्टार गा देता है, इस तरह के केसेस आज सुनने को मिलता है। तो वो कॉपी मार के गा देता है तो मतलब वो स्टार नोइंगली ऐसा कर रहे हैं, वो उनको पता है कि ये ऐसा काम कर रहे हैं। हाँ, उनको मालूम पड़ता है कि मेरा एक, बहुत से सिंगर मिलते हैं कि तो मेरा गाना गा दिया है। तो जिन सिंगर्स के साथ या जिन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, पर बोलते हैं कि हम क्या ही करें, हम जात ना केसेस कर सकते हैं और बोलते हैं तो उल्टा हमको दबा दिया जाता है। और तो वैसे भी दबे हुए हो, वैसे भी तुम्हारा स्ट्राइक मर चुका है, वैसे भी तुम्हारा गाना तो आया नहीं बाहर, तो बोल के क्यों नहीं अपना एटलीस्ट ये तो अपनी बात तो रखो। तुम्हारे लिए लड़ने कौन आएगा? राइट, सीधी सी बात है। ये ऐसा युग है, अपने लिए खुद बोलना पड़ता है। स्मृति सिन्हा को कोई तंग कर रहा है तो इस बात के लिए स्मृति सिन्हा ही खड़ी होगी ना, खुद मैं ही बोलूंगी ना कि हाँ भाई मुझे ये बात पसंद नहीं है, मेरे साथ ये काम नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं स्टैंड ले रही हूँ अपने लिए तो मैं किसी का मुंह तो नहीं देखती हूँ भाई मेरे लिए, फिर वो बोले या ये बोले, क्यों बोलेगा? सही बात है। जिनके साथ गलत हो रहा है वो क्यों नहीं ले रहे हैं स्टैंड? वो तो आवाज उठाते ही हैं, फिर बोलते हैं। तो अपना भी कुछ दायित्व बनता है ना, सिंहासन पर जो बैठ गए हैं तो उनका भी कुछ दायित्व बनता है कि भाई हम छोड़ दें थोड़ा सा,
जो बिगनर है, जो आ रहे हैं, देखिए, उनको भी आने दो थोड़ा सा। क्या होता है, जब तक इस बात के लिए कोई पुख्ता ये नहीं आएगा सामने, कोई आवाज उठाए, इस बात को प्रूव करे कि सच में ऐसा हो रहा है, तभी तो मैं कुछ बोलूं। यस यस। मेरे पास खुद ही इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, तो मैं इस बारे में बोल के मैं क्या करूं? हम लोग सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, कोई लाभ आ जाता है। सोशल मीडिया पे तो अभी मैं कल को उठ करके कोई भी ये टाइप कर दूं कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन उसका प्रमाण तो मैं दूं। सोशल मीडिया इज नॉट प्रमाण। मतलब कुछ हाईलाइट होने के लिए भी इस तरह की हरकतें करते हैं। हाईलाइट होने के लिए करते हैं तो फिर वो स्टार का नाम लेके, ऑफ कोर्स हो सकता है करते होंगे। जब तक आपने अगर उसके खिलाफ कुछ कार्यवाही की है, आप उस कार्यवाही का पेपर दिखाइए, तभी तो आप उस कार्यवाही को लेकर के आगे बढ़िए। आप सरकार का और आप अपने पुलिस थाने का, कहीं का भी कुछ तो हेल्प लीजिए, तब भी तो पता चलेगा ना कि आप इस चीज से बॉदर हो रहे हैं और आपको अपने लिए हेल्प चाहिए, तब तो कोई ये बात आगे बढ़ेगा। आप खुद ही बोलोगे कि हाँ मेरा तो ऐसे, किसने देखा है कि आपने वो लिखा था कि नहीं लिखा था? राइट। क्या प्रमाण है कि आपने ही लिखा था? तो ये बेसलेस चीजें हैं। और स्टार का नाम यूज करना तो सबसे इजी है। हाँ वो तो है आज के डेट में। हाँ, आपको अगर 4 गाली आप स्मृति को दे दो, अगर स्मृति ने रिएक्ट कर दिया, हो गया उसका काम। लोग ये नहीं देखेंगे कि वो कौन है, लोग ये देखेंगे कौन है जिसको स्मृति गाली दे रही है, तो हो गया ना उसका काम। सही बात है। लेकिन ये सब चीज़ें से मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए। इंडस्ट्री हमारी इससे छवि खराब होती है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप बहुत बेबाकी से आवाज़ रखा ऑडियंस को, और आप मेरे चैनल वॉइस इंप्रेस बाय मनोज अर्पण पे आपने समय निकाला, उसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम आपसे जल्द मिलेंगे। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे स्मृति सिन्हा जी, जो कि बहुत ही बेबाकी से अपनी आवाज़ को रखी और आगे भी रखती रहेंगी। और ये भोजपुरी के बहुत ही सुपरस्टार हैं, बहुत सी फिल्में देखी आप देखे होंगे, और आज मेरे मंच पे इन्होंने साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू मेरे सारे ऑडियंस को।